पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कूलम्स लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज़ द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ मीडियम कैन पोलराइज। इसका मतलब क्या है कि हमने समझा है पिछले वीडियोज़ में कि पोलराइजेशन क्या होता है। जब भी किसी मीडियम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या किसी कंडक्टर में या कोई भी मटेरियल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर सेपरेट हो जाएं, दो अलग अलग पोल्स पे चले जाएं, दो अलग अलग साइड्स पे डिपॉजिट हो जाएं, तब अपन बोलते हैं कि मीडियम जो है या वो मटेरियल जो है वो पोलराइज हो गया है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है? उसी पोलराइजेशन का नाप, उसी पोलराइजेशन का जो मेजर है, नाप जो है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मतलब अगर किसी मीडियम में पोलराइजेशन ज़्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब इसी के साथ एक और चीज़ है, वो हम समझते हैं क्या है, और वो है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी तरह यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो कि किसी भी मीडियम की एक्चुअल परमिटिविटी है, उस मीडियम का एक्चुअल नाप है कि वो कितना ज़्यादा पोलराइज हो सकता है, एक्चुअल मेजर है कि कितना पोलराइज हो सकता है। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी देंगे, बट वैक्यूम के मुकाबले कितनी है, वैक्यूम की कंपैरिजन में कितनी है, उस तरह से हम परमिटिविटी को एक्सप्रेस करेंगे। तो मैंने जो फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज़ करा था F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहाँ पर मैंने बताया था कि K जो है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलन M। ये जो एप्सिलन M है ना, ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। किसी भी मीडियम की एक्चुअल परमिटिविटी जो है वो एप्सिलन M है। तो अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसा कि ये डेफिनेशन बता रही है कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो है। तो सबसे पहले तो हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को एप्सिलन आर से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलन एम से, और जो वैक्यूम की परमिटिविटी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलन नॉट से। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो बनेगा कुछ इस तरह से, एप्सिलन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलन नॉट। तो हम एप्सिलन एम जो है उसको लिख सकते हैं एप्सिलन आर इंटू एप्सिलन नॉट, और यही वैल्यू अगर हम एप्सिलन एम की इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो हमको के की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर। किसी भी मीडियम के लिए के की वैल्यू ये होगी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये होगी। ये जो वैल्यू ऑफ के है या फॉर्मूला ऑफ के है, हमने ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी की टर्म्स में लिखा है, और ये जो फॉर्मूला ऑफ के है, ये जो एक्सप्रेशन है, उसको हमने रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के टर्म्स में लिखा है। अब एक बात हमको खास करके ध्यान रखनी है कि एप्सिलन आर की जो वैल्यू है वो 1 से हमेशा बड़ी होगी। क्यों 1 से बड़ी होगी? क्योंकि किसी भी मीडियम का पोलराइजेशन जो है, सीधी सी बात है ये, कि वो वैक्यूम से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो अगर एप्सिलन एम जो है वो एप्सिलन नॉट से ज़्यादा है, अगर एप्सिलन एम हमेशा एप्सिलन नॉट से ज़्यादा होगा तो ये जो रेशो है ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो अब जो हम बात कर रहे थे फोर्स की, तो हम फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिख करके बताया कि F जो है वो क्या लिखा जा सकता है, K, जहाँ पर हम K की वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलन M। अब हम चाहें तो F को इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलन M की जगह पर हम रख सकते हैं एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन R मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ से एक बात हमको पता चलती है, वो काफ़ी एविडेंट है कि ये जो फोर्स लग रहा है किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, किसी मीडियम में रखे हुए दो चार्जेस के बीच में, ये फोर्स जो है ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। मतलब मीडियम बदलो फोर्स बदल जाएगा।
भले ही आपने Q1, Q2 और R की वैल्यू सेम रखी हो, पर अगर आपने इन दो चार्जेस को जिस मीडियम में रखा है, अगर वो मीडियम बदल जाता है तो फोर्स की भी वैल्यू बदल जाएगी। अब किस तरह से बदलेगी, कितनी बदलेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब पे अब हम बात करते हैं आगे। तो अब समझते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जब कोई मीडियम हो, वैक्यूम ना हो करके कोई मीडियम हो, तो उन पर क्या फोर्सेस या किस तरह से फोर्सेस लगेंगे। तो दो केसेस हम कंसिडर करेंगे। पहला, जिसमें हम मान रहे हैं कि दोनों चार्जेस जो हैं Q1 और Q2 वो रखे हैं वैक्यूम में, और दूसरा केस हम चार्जेस को सेम सेपरेशन पे मान रहे हैं, पर इस बार हम उनके बीच में कोई मीडियम रख देंगे, कुछ इस तरह से। दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं है R। अब यहाँ तो वैक्यूम है, तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, मैं यहाँ पर दोनों ही चार्जेस को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, लेट्स से कि वो है FV। तो FV जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब एक बात हमको याद रखनी है कि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन R जो है वो 1 होता है, क्योंकि याद करो एप्सिलॉन R क्या है। एप्सिलॉन R जो है वो है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी खुद वैक्यूम की लिखूं, मतलब यहाँ जो मीडियम है वो भी अगर मैं वैक्यूम ही ले लूँ, तो इधर भी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल होके क्या दे देंगे मुझे, 1। तो वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 1 होती है, इसीलिए जो फोर्स का फॉर्मूला आता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, जिसको हम K लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिखते हैं, इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये जो है ये है फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन केप्ट एट अ सेपरेशन R इन वैक्यूम। वहीं अगर ये दो चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं और इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मान लो है एप्सिलॉन R, तो यहाँ पर मीडियम में जो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, लेट्स से वो है FM। तो ये जो FM है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अब अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर जो है ये तो खुद FV ही है। तो FM जो है ये हो जाएगा, अगर हम इस पूरी चीज़ को, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इस पूरी चीज़ को हम अगर FV लिख दें, ये इतने इतने हिस्से को अगर हम FV लिख दें, तो हमारा जो फॉर्मूला है FM का वो हो जाएगा FV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। और क्योंकि मैंने बताया है कि एप्सिलॉन R जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसीलिए हमको यहाँ से देखने को ये मिलता है कि दो चार्जेस के बीच में मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होगा। दोनों ही सिचुएशंस में, जब वैक्यूम में रखे हैं और जब मीडियम में रखे हैं ये चार्जेस, दोनों ही सिचुएशंस में हमने चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम लिया है, Q1 और Q2 दोनों नहीं बदले हैं, सिमिलरली R भी सेम लिया है, पर फोर्सेस दोनों ही केसेस में अलग अलग आए हैं। यहाँ फोर्स आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जबकि यहाँ पर फोर्स आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर FM जो है वो है FV बाय एप्सिलॉन R, और क्योंकि एप्सिलॉन R 1 से बड़ा होता है इसीलिए FM जो है इट विल ऑलवेज बी लेस दैन FV। दो चार्जेस के बीच सबसे ज़्यादा फोर्स तब लगता है जब वो खुद वैक्यूम में हो।
अगर हमने वो दो चार्जेस को सेपरेशन सेम रखते हुए किसी मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि वो फोर्स कम हो कैसे जाएगा। इस मीडियम की वजह से ऐसा क्या होगा कि Q1 और Q2 के बीच में फोर्स जो है वो घट जाएगा। तो अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि इस मीडियम का जो पोलराइजेशन है, इस मीडियम का जो एप्सिलन आर है या एप्सिलन एम जो है, इस मीडियम की परमिटिविटी इन दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। तो बात करते हैं कि किसी भी मीडियम का पोलराइजेशन जो है वो किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कैसे अफेक्ट करता है। पर वो समझने से पहले हम बात करेंगे कि एक आइसोलेटेड एटम जो है उसमें पोलराइजेशन होता किस तरह है। तो मान लीजिए ये किसी भी डाइइलेक्ट्रिक या किसी भी मटेरियल का एक आइसोलेटेड एटम लिया है हमने। तो ये जो रेड वाला रीजन आपको दिख रहा है यह है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये है न्यूक्लियस। तो बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। अब एक आइसोलेटेड एटम में क्योंकि आसपास कोई भी दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो ये क्लाउड है वो स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस न्यूक्लियस के आसपास। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो सेंटर है वो इस एटम के एग्जैक्टली बीचों बीच आएगा, और उसी तरह न्यूक्लियस का भी जो सेंटर है वो भी सेम ही पॉइंट पर एटम के एकदम बीचों बीच आएगा। तो इस केस में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर और न्यूक्लियस का सेंटर, मतलब कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का सेंटर और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का सेंटर कोइंसाइड करता है। अभी हम कह सकते हैं कि ये एटम जो है ये अनपोलराइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटर और पॉजिटिव सेंटर अलग अलग नहीं हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पोल्स अभी तक क्रिएट नहीं हुए हैं। पर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले आएं इस एटम के लेफ्ट साइड में, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले आएं तो क्या होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज लाने की वजह से हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये हो गया डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब ये जो यूनिफॉर्म था ना, इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो क्लाउड था वो अब इसका शेप बिगड़ सा गया है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास में ले आए हैं एटम के पास में। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। अब क्योंकि अगर इसने इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर वहीं रहेगा। और इस तरह से ये एटम जो है हम बोलेंगे कि पोलराइज हुआ। अब हम समझते हैं कि जब भी हम किसी मीडियम को दो चार्जेस के बीच में प्लेस करते हैं तो उन पे फोर्स जो लग रहा होता है वो कम कैसे हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करने पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शिफ्ट हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, और किस तरह से एटम पोलराइज हुआ। बट प्रैक्टिकली किसी भी मीडियम में सिर्फ एक या दो एटम तो होंगे नहीं, ढेर सारे एटम्स होंगे, मिलियंस में होंगे। ठीक है, तो अभी हम एक वैसा केस डिस्कस करेंगे जहाँ पर कुछ एटम्स होंगे और उनके आसपास हम रखेंगे दो पॉजिटिव चार्जेस, या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके बीच में हमने एक मीडियम प्लेस किया है, और फिर हम समझेंगे कि उस मीडियम का उन चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये रहे कुछ एटम्स। अब क्योंकि अभी यहाँ पर आसपास कोई चार्जेस नहीं है दूसरे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब नेगेटिव चार्ज का जो क्लाउड है और पॉजिटिव चार्ज जो है इनका सेंटर सेम ही है, तो ये जो है पूरा अभी अनपोलराइज्ड मीडियम है।
ये एक अनपोलराइज्ड मीडियम है। अब अगर हम यहाँ पर दो चार्जेस रख दें, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर, तो क्या होगा? तो अब यहाँ पर ये रहे दो पॉजिटिव चार्जेस, लेट्स से ये Q1 है और ये वाला जो है ये है Q2। Q1 और Q2 जो है वो कुछ r डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से और ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बट इनके बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है वो इन्हीं दोनों चार्जेस ने पोलराइज कर दिया है। क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज इस मीडियम के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया। उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब होगा क्या कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इस पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और प्लस जो है वो तो जहाँ है वहीं रहेंगे, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव पोल जो है वो इन दोनों ही चार्जेस से थोड़ा सा दूर क्रिएट होगा, मतलब बीच में कहीं पे, और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ थोड़े थोड़े से ड्रिफ्ट करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस मीडियम के नेगेटिव कुछ चार्जेस जो हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज भी मीडियम के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये मीडियम पोलराइज होगा। अब यहाँ पर दो फोर्सेस हर लग रहे हैं हर एक चार्ज पे, Q1 पे भी और Q2 पे भी। कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं हम ये समझते हैं। पहला फोर्स जो Q1 और Q2 के बीच में लग रहा है वो तो वही है ये जो ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो Q1 और Q2 आपस में एक दूसरे पर जो लगा रहे हैं फोर्स वो लगेगा पहला, अपन उसको बोल देते हैं F। अब जो दूसरा फोर्स लग रहा है इन पॉजिटिव चार्जेस पे वो लग रहा है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नहीं लगता ये सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इस पॉजिटिव के ज़्यादा क्लोज हैं इन कंपैरिजन टू दीज पॉजिटिव चार्जेस? और ये हम इंडक्शन में पढ़ चुके हैं कि क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव के ज़्यादा पास में हैं, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें डोमिनेट करेगा इन कंपैरिजन टू ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के बीच जो रिपल्शन होगा उस पर। एक बार फिर बता देता हूँ कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनके और इस पॉजिटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और इन पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में कंपैरेटिवली वीकर रिपल्शन होगा। सेम थिंग गोज़ फॉर दीज पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव चार्जेस एज वेल। तो अब ये सारे नेगेटिव चार्जेस मिल करके इस पॉजिटिव पे एक फोर्स अंदर की तरफ भी लगाएंगे, उसी तरह ये सारे नेगेटिव चार्जेस मिलके इस Q2 पर भी एक फोर्स अंदर की तरफ लगाएंगे और ये बोल देते हैं मान लीजिए F'। अब अगर मैं इस Q1 पे नेट फोर्स निकालना चाहूँ तो वो जो नेट फोर्स आएगा F नेट वो होगा F वेक्टर प्लस F' वेक्टर। और क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि F वेक्टर और F' वेक्टर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F माइनस F'। तो जब हमने मीडियम बीच में रखा तो जो नेट फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो घट गया। कितने टाइम्स? F'। क्योंकि मैंने क्या कहा कि F जो है ये वो फोर्स है, फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन Q1 एंड Q2। जो Q1 Q2 पे लगा रहा है और जो Q2 Q1 पे लगा रहा है, F वो फोर्स है। जबकि F' क्या है? F' वो फोर्स है जो कि Q1 और Q2 पे लग रहा है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नेट फोर्स है वो घट गया। ये जो फोर्स है F, यही FV है। क्योंकि अगर ये मीडियम नहीं होता
अगर ये मीडियम नहीं होता तो Q1 और Q2 के बीच में सिर्फ यही इकलौता फोर्स लग रहा होता F, जो कि होता फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम। और जो नेट फोर्स लग रहा है अभी, जो कि है F माइनस एफ प्राइम, ये है क्या? ये है FM, द नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स व्हेन अ मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन देम और व्हेन अ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन देम। तो जब इन दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में हम एक मीडियम ले आते हैं तो वो मीडियम पोलराइज होकर के क्या करता है, वो मीडियम भी इन चार्ज्ड पार्टिकल्स पे फोर्स लगाता है। तो इस तरह से जब भी कोई मीडियम दो चार्जेस के बीच में प्रेजेंट होगा, वो खुद भी एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ओवरऑल फोर्स जो दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है वो घट जाए। एंड दैट्स हाउ द पोलराइजेशन ऑफ अ मीडियम अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब जितना ज़्यादा इन दोनों चार्जेस के बीच में गैप बढ़ेगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जितना ज़्यादा ये मीडियम पोलराइज होगा उतना ही ज़्यादा ये नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव के पास आएंगे। और अगर ये इसके ज़्यादा पास आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा मतलब एफ प्राइम बढ़ा, और एफ प्राइम बढ़ा तो हम बोल सकते हैं कि एफ एम और ज़्यादा घट जाएगा। तो अगर मीडियम ज़्यादा पोलराइज हो रहा है तो दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो और घट जाएगा। अब हम कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।